हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट पेपर 2 साइंस सब्जेक्ट के अंदर क्लास 7 का एक टॉपिक है फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि रेशों से वस्त्र तक। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप क्लास 6 का साइंस का एनसीईआरटी किताब देखेंगे तो उसमें भी आपका ये चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट दे रखा है। क्लास 7 का एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी किताब, तो उसमें भी इस चैप्टर का कंटेंट दे रखा है। इवन अगर आप क्लास 8 का एनसीईआरटी किताब देखते हैं तो उसमें भी इस चैप्टर का कंटेंट जो है वो दे रखा है। ठीक है, तो इसी दृष्टिकोण से जो है यहाँ पे ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमेशा आपका यहाँ से एक सवाल जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कि क्लास 6 में भी पढ़ना है, 7 में भी पढ़ना है, 8 में भी पढ़ना है, तो क्या सभी में एक कंटेंट है? तो एक कंटेंट तो होगा नहीं, अलग अलग होगा। तो इस चीज को आप समझिए कि किस क्लास में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए कि हमें जो टॉपिक है वो है फाइबर्स, ठीक है, जिसको हम लोग रेशा या तंतु के नाम से जानते हैं और जिसके माध्यम से जो है वो यहाँ पे कपड़ा वगैरह बनता है। ठीक है, क्लॉथ्स जो है वो बनता है, वो हो गया आपका फाइबर्स। अब मुख्यतः इसको जो है 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका प्राकृतिक रेशा यानी कि नेचुरल फाइबर, दूसरा है आपका संश्लेषित रेशा यानी कि सिंथेटिक फाइबर, और तीसरा है आपका मिश्रित रेशा यानी कि मिक्स्ड फाइबर। ठीक है, प्राकृतिक रेशा को आगे चलकर 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक है आपका यहाँ पे प्लांट फाइबर और दूसरा है आपका जांतव रेशा, यानी कि इसको हम लोग एनिमल फाइबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, प्लांट फाइबर क्या है? तो ऐसा फाइबर जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको पादप रेशा के नाम से जानते हैं। जांतव रेशा क्या है? कि ऐसा रेशा जो जंतु से प्राप्त किया जाता है, एनिमल से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग जांतव रेशा या जंतु रेशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पादप रेशा का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कॉटन हो गया, जिसको हम लोग कपास के नाम से भी जानते हैं या फिर कभी कभी रुई के नाम से जानते हैं। जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? पादप रेशा का एग्जाम्पल है। अगर हम लोग यहाँ पे जांतव रेशा के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है रेशम, जिसको हम लोग सिल्क भी कहते हैं। ऊन हो गया, जिसका हम लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं, तो ये आपका जांतव रेशा में आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात करें तो सिंथेटिक फाइबर वो होता है जो लेब में मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे नायलॉन को, पॉलिस्टर को, एक्रिलिक को और रेयान को। ठीक है, मिश्रित रेशा क्या है? कि कुछ रेशा ऐसा भी होता है जो प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा दोनों को मिलाकर बनाया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मिश्रित रेशा। और इसके अंतर्गत आपका लाइक्रा हो गया, लाइलेन हो गया, जिसको हम लोग लाइलेन या लीलेन के नाम से भी जानते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्लास 6 में अगर बात करें तो क्लास 6 में हमें केवल पादप रेशा के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि प्लांट फाइबर के बारे में। क्लास 7 में अगर हम जाएंगे तो क्लास 7 में आपको केवल एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना है, यानी कि जंतु रेशा के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको रेशम और ऊन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। क्लास 8 में जाएंगे तो क्लास 8 में हमें केवल सिंथेटिक फाइबर के बारे में जो है वो पढ़ना है, यानी कि उसके अंतर्गत हम लोग नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन के बारे में जानेंगे। बाकी ये वाला आपका कहीं भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो चूंकि आज हम आपको क्लास 7 का क्लास करवा रहे हैं तो इसी कारण से केवल आज हम लोगों का जो मेन पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा आपका सिल्क और ऊन। ठीक है, यानी कि रेशम और ऊन, ये वाला 2 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। इसी को ध्यान में रखकर पूरा क्लास आपका चलेगा। ठीक है, और कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ हम आपको जो है यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्न भी बताएंगे, सॉल्व करवा देंगे। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक चीज, आप इस जो डायग्राम बनाया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहां से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये वाला एग्जाम्पल कौन सा रेशा का है। ठीक है, जैसे कि पॉलिस्टर, जिसको जानकारी रहेगा वो बता देगा कि सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है, जिसको जानकारी नहीं रहेगा वो आपका प्राकृतिक बता सकता है, मिश्रित बता सकता है, कुछ भी बता सकता है। तो इसी कारण से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सभी एग्जाम्पल को अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, खास करके पादप रेशा और जंतु रेशा के बीच में। ठीक है, फ्लैक्स, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे एनिमल फाइबर्स में सबसे पहले ऊन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि ऊन क्या है और कहां से प्राप्त होता है। तो ऊन
के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि सर्दियों के दिनों में, ठंडा के दिन में आप लोग ऊन से बना हुआ स्वेटर पहनते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में अगर देखा जाए तो ऊन का जो रेशा है, ठीक है, वो कहां से प्राप्त होता है? तो भेड़ से हो गया, याक हो गया, बकरी हो गया, आदि जानवरों के बालों से प्राप्त किया जाता है। वूल फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, याक, गॉट्स etc। अब क्या सभी प्रकार के बकरी, याक या भेड़ से ऊन प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए एक अलग किस्म का प्रजाति होता है और केवल उसी से ऊन प्राप्त किया जाता है, और इसके बारे में हम लोग आगे जो है वो देखेंगे। ऊन के रेशे का प्रयोग कहां पे होता है? तो स्वेटर बनाने में होता है, मफलर, मोजा हो गया, शॉल हो गया, अन्य ऊनी कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है। अब देखिए, ऊन प्राप्त करने वाले इन जंतुओं के शरीर पर रोएदार बालों की मोटी परत होती है, ठीक है। इन रोएदार बालों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है। वायु उष्मा का कुचालक है, अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। इन्हीं रोएदार रेशों से ऊन प्राप्त किए जाते हैं। तो आपने अगर भेड़ को देखा होगा, ठीक है, सीप को देखा होगा, तो उसके शरीर में बहुत सारा बाल रहता है और वो बाल उसकी मदद करता है ठंडा के दिन में, जो उसको ठंड ना लगे तो उससे उसको जो है बचाता है, ठीक है। होता क्या है कि भेड़ का जो शरीर का तापमान है ठंडा के दिन में वो बाहर नहीं जाता है, और जो बाहर का तापमान है, जो वातावरण का तापमान है, वो भेड़ के शरीर के अंदर नहीं जाता है। कैसे नहीं जाएगा? क्योंकि उसके बीच में एक परत हो जाता है। भेड़ के शरीर में होता है बाल, ठीक है, और जो बाल है आपका, उसके अंदर आपका वायु जो है वो अधिक मात्रा में भर जाता है। और आपको पता होगा कि वायु जो है उष्मा का कुचालक है, तो बाहर का टेम्परेचर बाहर रह जाता है, अंदर का टेम्परेचर अंदर रह जाता है। तो भगवान ने उसको ऐसा बनाया ही है कि वो जो है वो ठंडा के दिन में एडजस्ट कर सके, वो रह सके, ठीक है, सर्वाइव कर सके। आगे है आपका, हमारे ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा, स्किन पर जो दो प्रकार के बाल होते हैं, एक दाढ़ी के मोटे एवं रूखे बाल और त्वचा के निकट के महीन एवं कोमल बाल, ठीक है। जिस तरह इंसान में अगर आप देखेंगे तो अगर आप, जैसे कि आप अगर मैन है, ठीक है, पुरुष है, तो आपका अगर बियर्ड जो है, दाढ़ी जो है, उसका बाल आपका जो है वो देखने को मिलेगा बहुत ही मोटा होता है, ठीक है, रूखा टाइप का होता है। और वहीं अगर आप हाथ वगैरह का बाल देखिएगा तो बहुत कोमल टाइप का होता है। तो इसी तरह से आपका जो भेड़ का जो है, या फिर जिस भी जानवर से यहाँ पे ऊन प्राप्त किया जाता है, उसका बाल देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे जो ऊन प्राप्त करते हैं वो केवल कोमल और महीन बाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो मोटा और रूखा बाल है उससे ऊन नहीं बनाया जाता है, केवल कोमल बाल से बनाया जाता है। ये महीन कोमल बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं, यानी कि फाइबर प्रदान करते हैं। तो उम्मीद करते इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि जानवर में आपका दो प्रकार का बाल है, एक हो गया मोटा एवं रूखा बाल और दूसरा हो गया महीन एवं कोमल बाल। और जो हम लोग ऊन बनाने का जो काम करते हैं वो यही महीन एवं कोमल बाल से बनाने का काम करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है वर्णात्मक प्रजनन, यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब ये वाला क्या है? तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप इज टर्म्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग। इसको समझिए। कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिसमें केवल आपका मुलायम बाल पाया जाता है। इनके जनकों का विशेष रूप से चयन किया जाता है। अब ऐसे जो जानवर है, ऐसे जो नस्ल है, ठीक है, उनको विशेष रूप से जो सिलेक्ट किया जाएगा, चयन किया जाएगा, जो उसी प्रकार के भेड़ों को जन्म देती है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल होते हैं, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में क्या किया गया, वैसे जानवरों का सिलेक्शन किया गया जिसके बॉडी में केवल मुलायम बाल है, और उससे जो उसी प्रकार के जंतु का जन्म होता है जिसके शरीर में मुलायम बाल होगा, ठीक है। इस प्रकार के भेड़ उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन यानी कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाती है। तो ये वाला जो टर्म है वो याद रखिएगा, ठीक है। मुलायम बाल प्राप्त करने के लिए जो जनक का जो चयन किया जाता है, जो पेरेंट का जो यहाँ पे चयन किया जाता है, ठीक है, सिलेक्शन किया जाता है, उसी को हम लोग यहाँ पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। अब भारत में जो है वो अगर देखा जाए, भेड़ों के कुछ प्रजातियां हैं, कुछ नस्लें हैं, जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी किताब में दे रखा है, और इसके बारे में आपको जो है मालूम होना चाहिए। जैसे कि एक नस्ल का नाम है लोही। अब इससे क्या होता है कि उत्तम कोटि का ऊन प्राप्त किया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान, पंजाब में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोही नस्ल का जो भेड़ है वो कहाँ पे पाया जाता है?
तो आपका राजस्थान पंजाब में। और इसका जो ऊन की जो गुणवत्ता है वो उत्तम कोटि का होता है, अच्छा क्वालिटी का होता है। रामपुर बुसायर, तो इसका जो ऊन होता है वो ब्राउन कलर का होता है, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तीसरा है आपका नाली या फिर इसी को नली के नाम से भी जानते हैं। अब दरी की ऊन हो गया, जो दरी हम लोग स्कूल वगैरह में आप देखते होंगे, ठीक है। शादी पार्टी जो होता है नीचे बिछाया जाता है जमीन पे, तो वो दरी आप लोग देखे होंगे, तो वो बनाया जाता है। और कहाँ पे मिलेगा ये आपको, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब जगह जो है इस किस्म का जो है, इस नस्ल का जो है भेड़ आपको देखने को मिलेगा। अगला है आपका बाखरवाल, तो इसका जो उपयोग है, इसके ऊन का उपयोग साल बनाने में किया जाता है। ठंडा के दिन में आप लोग साल वगैरह ओढ़ते हैं, शॉल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, चादर, तो वो ओढ़ने का काम किया जाता है और उसी का निर्माण किया जाता है। कहाँ पे मिलेगा आपको, जम्मू और कश्मीर में ये नस्ल देखने को मिलेगा। पाटनवाड़ी होजरी के लिए इसका उपयोग होता है, गुजरात वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। मारवाड़ी मोटा ऊन इससे प्राप्त किया जाता है और ये भी गुजरात वाले एरिया में जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब कुछ नस्ल थी जिसके बारे में आपको जो यहाँ पे मालूम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तो हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। अभी आपको बताएं, बहुत सारी नस्लें पाई जाती हैं। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। अगर याक के बारे में, याक जानवर को आप लोग देखे ही होंगे, तो याक का ऊन कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो तिब्बत और लद्दाख में, ठीक है। अब बकरी का एक प्रजाति है जिसको हम लोग अंगोरा नस्ल की बकरी, अंगोरा नस्ल कहते हैं। तो अंगोरा नस्ल की बकरी से अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। अंगोरा बकरी हमारे देश में जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। आगे है आपका कश्मीरी बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे सालें बनाई जाती है जिन्हें पश्मीना साल कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि पश्मीना साल किस बकरी से बनाया जाता है, तो कश्मीरी बकरी, ठीक है। कश्मीरी बकरी ये एक प्रजाति का नाम है बकरी का, और इसी से हम लोग पश्मीना साल बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पॉइंट है कि पश्मीना साल किस प्रजाति के बकरी से बनाया जाता है, तो कश्मीरी बकरी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त किया जाता है, जो एक ऊंट की प्रजाति है, ठीक है। यानी कि ऊंट से भी जो आपका यहाँ पे ऊन प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे सभी जानवर का आप चित्र देख सकते हैं कि कौन सा जानवर किस टाइप का दिखता है। अंगोरा गोट कुछ ऐसा है, आप देखे होंगे मूवी वगैरह में कि जम्मू कश्मीर वाले इलाके में अक्सर आपको ये पहाड़ वगैरह में देखने को मिलता होगा। पहाड़ वगैरह में ये बकरी वगैरह जो है वो बकरी चढ़ जाती है, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है। याक देख सकते हैं, गोट तो आपने देखा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखा जाए तो केमल, एल्पेका है आपका, लामा है आपका, ठीक है। तो ये सबसे आपका जो है ऊन प्राप्त किया जाता है। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इसके शरीर में कितना जो है वो बाल है, तो इसके बाल की कटाई की जाती है और उससे फिर जो यहाँ पे ऊन बनाया जाता है। अब आपका है यहाँ पे भेड़ पालन, रियरिंग, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड मेडिकल केयर ऑफ यूजफुल एनिमल्स इज कॉल्ड द रियरिंग ऑफ एनिमल्स। Sheep are reared all over India in order to acquire wool from them. उपयोगी पशुओं को रखने, खिलाने, प्रजनन करने तथा चिकित्सा देखभाल करने की प्रक्रिया को पशुपालन कहते हैं, ठीक है। भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पूरे भारत में पाला जाता है। तो वही बात है कि ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों का पालन ही आपका रियरिंग के नाम से जानते हैं, भेड़ पालन के नाम से जो वो जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत नेक्स्ट जो टॉपिक है कि हम लोग जो है यहाँ पे जो फाइबर हमें मिला, यानी कि जो बाल हमें जंतुओं के शरीर से मिला, उससे हम लोग ऊन कैसे बनाएंगे, उस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, रेशों को ऊन में संसाधित करना। तो देखिए एक तरह से ये समझिए कि जो बाल आपने प्राप्त किया जंतुओं के शरीर से, वो क्या है, वो आपका एक तरह से फाइबर ही है, ठीक है, फाइबर से। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, ऊन बनाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऊन बनाएंगे, एक तरह से कपड़ा बनाएंगे। अब इसके लिए कुछ प्रोसेस अपनाना होगा। तो यहाँ पे मुख्यतः जो वो 6 प्रोसेस काम में आता है, और इन 6 प्रोसेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो क्रम है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है कि ऊल के प्रोसेसिंग में जो है कौन कौन सा स्टेप अपनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 स्टेप है, सबसे पहले आप उसका नाम देख लीजिए। पहला है आपका सियरिंग,
यानी कि ऊन की कटाई। दूसरा स्टेप है आपका स्कोरिंग यानी कि अभिमार्जन या मंजाई, इसमें हम लोग ऊन को धोएंगे, ठीक है, फाइबर को धोएंगे। तीसरा आपका है सोर्टिंग, जिसमें हम लोग छटाई के नाम से भी जानते हैं। चौथा में हम लोग वॉशिंग या फिर ड्राइंग कह सकते हैं, या फिर क्लीनिंग ऑफ वर्स, इस नाम से जो है वो जाना जाता है। पांचवा है आपका डाइंग या फिर कलरिंग कह सकते हैं, और छठा है आपका रीलिंग या फिर स्पिनिंग, ठीक है। तो ये 6 प्रोसेस है, 6 प्रोसेस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसका जो है क्रम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि शेयरिंग क्या है, ऊन की कटाई क्या है। तो शेयरिंग इज द प्रोसेस इन विच हेयर्स अलोंग विथ ए थिन लेयर ऑफ स्किन आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल, यानी कि भेड़ के शरीर के बाल के साथ साथ उसके चमड़े की पतली जो परत है उसको काट कर अलग हटा लेने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग शेयरिंग यानी कि ऊन कटाई के नाम से जानते हैं। यानी कि नॉर्मली आप समझिए कि ऊन की कटाई, शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि जानवरों के शरीर से ऊन का जो कटाई है उसी को हम लोग शेयरिंग कहेंगे, ठीक है। स्कोरिंग क्या है, अब देखिए ऊन तो आप लोग काट लेंगे, ऊन काटने के बाद उसको धोना जरूरी है, अभिमार्जन करना जरूरी है, क्योंकि भेड़ बकरी जो है होता है वो बहुत जगह घूमता है, उसके बाल वगैरह गंदे हो जाते हैं, कीचड़ वगैरह लग जाता है, तो उसको धोना तो जरूरी है। तो वही धोने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग स्कोरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित चिकनाई, धूल एवं गंदगी निकल जाए। इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहा जाता है, यानी कि स्कोरिंग के नाम से जानते हैं। आजकल अभिमार्जन मशीन द्वारा किया जाता है, ठीक है। तीसरा जो प्रक्रिया है, तीसरा जो स्टेप है कह सकते हैं, चरण है, वो है आपका सोर्टिंग, यानी कि अब हम लोग छटाई करेंगे। तो अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है, यानी कि ऊन का जो है यहाँ पे छटाई किया जाएगा। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है। जो मुलायम बाल होता है उसको यहाँ पे क्या होगा कि कारखानों में भेज दिया जाएगा, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है जितना भी मुलायम बाल है उसको और अच्छा जो बाल है उसको यहाँ पे सॉर्टिंग किया जाएगा, यानी कि उनका छटाई किया जाएगा, और ये काम फैक्ट्री में भी किया जाता है। अब देखिए छटाई होने के बाद फिर से आपका यहाँ पे क्या होता है, उसको धोया जाएगा। अब छोटे छोटे रोएदार रेशे, ठीक है, जो निकाले जाते हैं, जो छाटे जाते हैं, जिन्हें बर भी कहा जाता है, को चुनकर बालों से बाहर कर दिया जाता है। अब ये वही बर है जो कभी कभी आप अपने स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि आप जो आपके स्वेटर पर कभी कभी एकत्रित हो जाते हैं। अच्छा, ठंडा के दिन में आप देखते होंगे कि आपके स्वेटर वगैरह में जो है वो एक रूसी टाइप का उठ जाता है, ठीक है, उग जाता है, निकल आता है, तो उसी को यहाँ पे बर कहा जाता है। और ये वाला चीज आपको यहाँ पे इसके रेशा में भी देखने को मिलता है, तो इसको फिर यहाँ पे हटाया जाता है, ठीक है। इसके बाद रेशों को फिर से धोया जाता है और अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काटे जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो बर था उसको हटाने के बाद उसको धोया गया, सुखाया गया। अब सुखाने के बाद उसको यहाँ पे कलर किया जाएगा, रंग जो है उसमें दिया जाएगा। तो भेड़ों एवं बकरियों से प्राप्त बाल जो है प्रायः उजला कलर के आपको देखने को मिलते हैं, व्हाइट, ब्लैक या ब्राउन देखने को मिलता है, गंदा कलर का देखने को मिलता है। तो रेशों या तंतुओं को हम विभिन्न रंगों में रंग सकते हैं, ताकि हमारा जो कपड़ा बनेगा, जो धागा बनेगा, ठीक है, वो रंगीन बनेगा, अच्छा का कह सकते हैं, रंग का, कलर का हम लोग जो है कपड़ा वगैरह बना सकते हैं। तो ये अति आवश्यक भी है। अब नेक्स्ट है आपका रीलिंग। अब आखिरी जो प्रक्रिया है, चरण है, वो है आपका रीलिंग। तो अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है, उसको कलर वगैरह डाल के रंगीन करके उसको सीधा करके जो वो सुलझाया जाता है, और फिर लपेटकर उनसे धागा बनाया जाता है। जो धागा आप दुकान में देख सकते हैं जिससे आप कपड़ा वगैरह सिलते हैं, तो वो धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों के लिए ऊन बनाई जाती है, और छोटे छोटे धागों को काटकर उनसे ऊनी कपड़े बनते हैं। तो आप जो दुकान से स्वेटर बुनने के लिए जो ऊन लाते हैं वो आपका यहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका 6 स्टेप्स था। 6 स्टेप्स के नाम आपको पता होना चाहिए, किस स्टेप्स के बाद कौन सा स्टेप आता है ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर कंफ्यूजन होगा तो एग्जाम में आपका दिक्कत होगा। अब इसी के अंतर्गत आपका एक और टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के बारे में, है व्यावसायिक संकट के बारे में, ठीक है। नाम से भी स्पष्ट चल रहा होगा कि व्यावसायिक संकट है, यानी कि व्यवसाय के दौरान जो है वो कुछ संकटें आती हैं। तो कुछ देशों में श्रमिकों को बीमारियों से ग्रसित होने और कभी कभी मृत्यु का जोखिम भी उठाना पड़ता है। इन्हें व्यावसायिक खतरे कहा जाता है। अब ये कैसे आता है, तो देखिए,
सॉर्टर रोग ऊन के उत्पादन से जुड़ा एक व्यावसायिक खतरा है। ऊन की छटाई करने वाले लोग एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो सकते हैं। ये जीवाणु व्यक्ति के रक्त को संक्रमित करता है, जिससे घातक मृत्यु हो सकती है। तो कभी कभी होता क्या है कि कुछ भेड़ जो आते हैं, तो वो जो भेड़ है वो आपका एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से एक बीमारी भी समझ लीजिए जो जानवरों में पाया जाता है, और उसमें एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पाया जाता है, जिस कारण से ये बीमारी होता है। तो जब ये भेड़ बकरी जो है आपका मनुष्य के संपर्क में आएगा तो उसको भी यहाँ पे बीमार कर देता है, और इस कारण से उनकी यहाँ पे जो है वो मृत्यु वगैरह देखने को मिलती है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे व्यावसायिक संकट के नाम से जानते हैं। और ये एंथ्रेक्स जीवाणु से जो डिजीज हो रहा है, जो रोग हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे सॉर्टर रोग के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑक्यूपेशनल हैजर्ड के नाम से जाना जाएगा। तो ये तो था आपका पहला टॉपिक, जिसमें हम लोग जाने पूरा ऊन के बारे में, ऊल के बारे में। अब इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग जानेंगे सिल्क के बारे में, यानी कि रेशम के बारे में। ठीक है, अब आपने पहले भी सुना होगा कि रेशम जो है वो कहां से प्राप्त होता है, तो रेशम कीट से। ठीक है, रेशम आपका रेशम कीट से प्राप्त होता है, तो थोड़ा बहुत आपको पहले से पता होगा। तो देखिए, रेशम के रेशे जानवरों से प्राप्त रेशे हैं। रेशम के रेशे रेशम के कीड़े से बनाते हैं। यह प्रोटीन से बना एक मजबूत, चमकदार, मुलायम और महीन रेशा है। देखिए, याद रखिएगा प्रोटीन, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेशम जो है आपका प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, एक्चुअली रेशम के कीट जो होते हैं वही बनाते हैं, लेकिन उससे जो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केमिकल टाइप का जो रिलीज होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे, वो एक तरह से प्रोटीन होता है। ठीक है, और सिल्क आपने देखा होगा, वो एक मजबूत होता है, चमकदार होता है, मुलायम होता है, महीन होता है, तो वो सिल्क का गुण है। आगे है आपका सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर के नाम आपने पहले भी सुना होगा कि रेशम निकालने के लिए रेशम के कीड़ों को पालने का जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब कोकून क्या होता है, तो इसको हम लोग इसके लाइफ साइकिल में समझेंगे। रेशम कीट का जो जीवन चक्र है, ठीक है, इसको मुख्यतः जो 4 स्टेज में बांटा जाता है। पहला है एग्स, यानी कि एक जो रेशम कीट है वो अंडे देगी। उसके बाद वो जो अंडा है कुछ टाइम के बाद कैटरपिलर में बदल जाएगा, या इसी को हम लोग लार्वा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको हम लोग इल्ली या रेशम कीट या फिर सुंडी के नाम से जानेंगे। फिर अगला जो स्टेज है वो है आपका प्यूपा, और ये जो प्यूपा है वो अपने चारों ओर जाल बुनकर एक कोकून का निर्माण करता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगला स्टेज आपका एडल्ट मोथ्स है, यानी कि वयस्क कीट है। ठीक है, और फिर ये वयस्क कीट फिर से आपका अंडा देगा, तो इस टाइप का साइकिल जो है वो चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बार इस सिल्क वॉर्म का जो लाइफ साइकिल है वो समझ लीजिए कि सबसे पहले अंडे देती है, उसके बाद इस अंडा का हैचिंग होगा। ठीक है, टूटेगा फूटेगा अंडा, मतलब कि फूटता है उस्मायन के थ्रू। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इससे लार्वा बनेगा, इसी को हम लोग कैटरपिलर के नाम से जानेंगे। और ये जो कैटरपिलर है, ठीक है, ये जो लार्वा है अपने चारों ओर एक कह सकते हैं कि रेशा बुनने लगता है। ठीक है, एक केमिकल जो निकलता है इसके शरीर से, उसको बुनने लगेगा अपने चारों ओर। और ये जो बाहरी का आवरण है, ठीक है, उसी को हम लोग कोकून के नाम से जानते हैं। और इस बाहरी आवरण के अंदर ये लार्वा जो है वो रहने लगता है, एक 8 टाइप का शेप बना के जो है वो रहने लगता है, और इसको हम लोग यहाँ पे प्यूपा के नाम से जानेंगे, और बाहर का आवरण को कोकून के नाम से। फिर ये आगे चलकर जब कुछ दिनों के बाद एडल्ट सिल्कवॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका इसका लाइफ साइकिल। अब यहाँ पे देखिए कि कैसे यहाँ पे जैसे कि कोकून था, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि अंडे देगा, उसका हैचिंग होगा और लार्वा कैटरपिलर में बनेगा। और फिर यहाँ पे जो है आपका ये लार्वा अपने चारों ओर बुनने लगता है। ठीक है, जो भी यहाँ पे केमिकल निकलेगा उसको बुनने लगेगा, और उसके अंदर जो है प्यूपा रहेगा, और बाहर का जो आवरण है वो कोकून होगा। तो कोकून से फिर आपका जो है वो यहाँ से आपका रेशा कैसे, सॉरी रेशा नहीं, यहाँ पे जो रेशम है वो कैसे बनेगा, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कोकून से रेशम कैसे बनता है। तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टर्म है, रीलिंग ऑफ सिल्क। रेशम की रीलिंग किसे कहते हैं, तो रेशम के उपयोग से, रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून से धागे निकालने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसी को रेशम के रीलिंग कहते हैं। कोकून से धागे निकालने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग रीलिंग के नाम से जानेंगे, याद रखिएगा। इसमें विशेष मशीनों का उपयोग किया जाता है जो कोकून से रेशम को धागों को खोलने का काम करती है। अब कहानी आपका यहां से स्टार्ट हो गया कि जो मादा रेशम है वो क्या करेगी कि अंडों को तापमान
और आर्द्रता की स्वच्छ और उपयुक्त स्थितियों में सावधानी पूर्वक संग्रहित किया जाता है। यानी कि जो यहाँ पे मादा रेशम अंडा देगा, उस अंडा को यहाँ पे जो भी रेशम कीट को पालते हैं वे लोग क्या करते हैं कि उस अंडे को एक सुटेबल टेम्परेचर में, सुटेबल ह्यूमिडिटी में उसको अच्छे से जो है वो सावधानी पूर्वक कलेक्ट कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। इन अंडों को हैचिंग के लिए उपयुक्त गर्मी प्रदान की जाती है। अंडा हैचिंग कैसे होगा, उसको एक उष्मायान दिया जाएगा, उसको एक कह सकते हैं कि इंक्यूबेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा, तब वो उसका हैचिंग होगा और वहां पे फिर आगे जो है आगे का प्रोसेस होगा, यानी कि लार्वा या फिर कैटरपिलर जो बनेगा। इस प्रकार से निकले लार्वा ताजे कटे हुए शहतूत के पत्तों को खाते हैं। लार्वा या कैटरपिलर दिन रात लगातार खाते रहते हैं और आकार में बढ़ जाते हैं। 25 से 30 दिनों के बाद ये खाना बंद कर देते हैं और अपना कोकून बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है 25 से 30 दिनों के बाद जो है वो खाना बंद कर देंगे और अपना कोकून बनाने को तैयार हो जाएंगे, यानी कि अपने चारों ओर जो है वो कोकून बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद इन्हें बांस के कच्छों में ले जाया जाता है, जहां वे उन्हें उपलब्ध कराई गई टहनियों पर एक सतत धागे में कोकून बुनते हैं, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो कैटरपिलर था वो अपने चारों ओर कोकून बुनने लगता है। ठीक है, और इसी के अंदर जो है वो जीव रहता है और इस स्टेज में हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्यूपा के नाम से जानते हैं। कोकून को धूप में रखा जाता है या उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इससे कोकून के अंदर मौजूद कीड़ा जो है मर जाता है, जो उसके अंदर जो प्यूपा था वो आपका मर जाएगा। ठीक है, रेशम के रेशों को अलग किया जाता है। अब चूंकि उसके अंदर का जीव मर गया, ठीक है, जो प्यूपा था वो डेड हो गया और बाहर जो कोकून बुना था उसी से हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, रेशम बनाते हैं। तो रेशम के रेशों को अलग किया जाता है। कई कोकूनों से रेशों को एक साथ जोड़कर एक मजबूत धागा बनाया जाता है, इसे रेशम के रीलिंग कहते हैं। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस कि हम लोग यहाँ पे रेशम कीट से रेशा कैसे प्राप्त करेंगे, यानी कि रेशम जो है वो कैसे प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, की पॉइंट्स के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है तसर सिल्क। ठीक है, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क, एरी सिल्क आदि रेशम के विभिन्न किस्में हैं। ठीक है, रेशम का अब बहुत सारा प्रजाति है, किस्म है, और ये जो किस्में हैं वो अलग अलग प्रजाति के जीव से भी प्राप्त किया जाता है। जैसे कि जरूरी नहीं कि एक ही रेशम कीट से सभी तरह का पाया जाए, मतलब प्राप्त किया जाए। तो अलग अलग तरह का जो रेशम है वो प्राप्त करने के लिए अलग अलग रेशम कीटों का भी यहाँ पे उपयोग किया जाता है। झारखंड राज्य में तसर रेशम का उत्पादन होता है। ठीक है, रेशम के उत्पादन में झारखंड का देश में प्रमुख स्थान है। राज्य के धनबाद, रांची, दुमका, हजारीबाग, पलामू, साहिबगंज आदि जिलों में तसर रेशम के प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खरसावां जिले का कुचाई सिल्क एक उत्तम प्रकार का रेशम है। रेशमी और ऊनी कपड़ों से बने वस्त्रों के टुकड़ों को प्रकाश के सामने देखिए, आप देखेंगे कि रेशमी वस्त्र चमकदार है जबकि ऊनी वस्त्र नहीं। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है, भारत का स्थान दूसरा है। यानी कि प्राकृतिक जो रेशम है, नेचुरल जो रेशम है, उसका उत्पादन में पहला स्थान चीन का है और सेकेंड में आपका भारत का है। भारत में हर प्रजाति के रेशम का उत्पादन किया जाता है। कृत्रिम रेशम से बना वस्त्र का टुकड़ा शीघ्र ही जलने लगता है। शुद्ध रेशमी कपड़े के टुकड़े को जलने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये चैप्टर का जो थ्योरी था वो आपका यहीं तक था। तो इसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देंगे, वहां से आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अब हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न को देख लेते हैं, ताकि आपका जो है यहाँ पे रिवीजन भी हो जाए और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं एमसीक्यू प्रश्नों की ओर। पहला सवाल है आपका, इन विंटर विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू वी वियर, यानी कि जाड़े के दिनों में, ठंडे के दिनों में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा और नायलॉन वस्त्र। तो आपको मालूम होगा कि ठंडा के दिन में हम लोग उलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ऊन का कपड़ा जो है वो पहनते हैं। और क्यों पहनते हैं, तो आपको पता होगा कि ऊन के कपड़ा के बीच में जो है वो छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, उसके अंदर हवा फंस जाता है और हवा क्या होता है आपका, उष्मा का कुचालक होता है। इससे बाहर का उष्मा बाहर रह जाता है और शरीर के अंदर का जो उष्मा है वो अंदर रह जाता है और इससे हमें जो है वो ठंडा नहीं लगता है। तो ये वाला रीजन है। और यही वाला आपका भेड़ के केस में भी होता है, उसके शरीर में जो ऊन रहता है, जो आपका यहाँ पे बाल रहता है, वो भी आपका इसी तरह से उनको सुरक्षा प्रदान करता है। आगे है आपका, इनमें से कौन से वस्त्र जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एनिमल से प्राप्त किया जाने वाला जो
फाइबर है उसके बारे में आपको बताना है। सूती और ऊनी, तो सूती जो कपड़ा है यानी कि कॉटन जो है वो आपका क्या है, आपका ये तो प्लांट से प्राप्त किया जाता है, कपास से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी ऊनी और रेशमी। ऊन आपका कहां से प्राप्त होता है, तो ऊन आपका जो है वो जंतु के शरीर से प्राप्त होता है, और रेशम जो है आपका ये भी सिल्कवर्म से प्राप्त होता है, यानी कि ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। रेशमी और सूती, रेशमी जो है आपका रेशम कीट से प्राप्त होगा, सूती आपका कहां से होगा, तो सूती वही तो आपका हो गया फिर कॉटन से प्राप्त होगा, ये आपका जंतु नहीं पादप रेशा है। नायलॉन और सूती, नायलॉन तो आपका सिंथेटिक है और सूती आपका प्लांट है, तो इस टाइप से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीसरा सवाल है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन करना क्या कहलाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था उसको हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। एपीकल्चर क्या है, तो एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। सिल्वीकल्चर, तो सिल्वीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं, वनों का संवर्धन और प्रबंधन करते हैं, ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट जो है उसका मैनेजमेंट वगैरह के बारे में यहाँ पे हम लोग जानते हैं। फ्लोरिकल्चर यानी कि इसमें हम लोग फूलों की खेती और उनके उपयोग का अध्ययन जो है वो करते हैं। तो चूंकि सवाल में आया था रेशम कीटों का पालन, तो ये आपका सेरीकल्चर सही जवाब हो जाएगा। बीज वाला जंतु यानी कि रेशा कौन सा है, यानी कि कौन सा रेशा बीज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, सीड से प्राप्त किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। कपास देखे होंगे आपने आप लोग। कॉटन, कॉटन कहां से प्राप्त होता है, आपका बीज से प्राप्त होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, प्राकृतिक तंतु कौन सा है, यानी कि नेचुरल फाइबर। कपास आपका प्राकृतिक है, पॉलिस्टर आपका सिंथेटिक है, रेयन भी सिंथेटिक है, नायलॉन भी सिंथेटिक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा तौलिया बनाने के लिए उपयुक्त होता है, तो तौलिया, देखिए तौलिया का काम क्या है, पानी को सोखना, और पानी सोखने का काम कौन करेगा, कॉटन। कॉटन यहाँ पे यूज कॉटन का किया जाएगा, और ये एक तरह से क्या है, पादप रेशा है, यानी कि प्लांट से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको प्लांट फाइबर के नाम से जानते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नायलॉन क्या है, नायलॉन पानी नहीं सोखेगा, ठीक है, तो नायलॉन यहाँ पे नहीं होगा, वो आपका सिंथेटिक है। सेम सवाल है आपका पसीना सोखने के लिए, तो इसका भी जवाब वही होगा कि पसीना सोखने के लिए सबसे अधिक क्षमता किस कपड़ा में होती है, तो सबसे अधिक क्षमता आपका सूती कपड़ा में होता है, ठीक है, और इसी कारण जो तौलिया आप देखेंगे वो भी सूती कपड़े से बनाए जाते हैं। आठवां सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा कपास का रासायनिक नाम है। कॉटन का अगर केमिकल नाम पूछा जाए तो होता है सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगर फाइब्रोइन के बारे में बात किया जाए तो फाइब्रोइन क्या है कि रेशम का मुख्य प्रोटीन है। केराटिन क्या है, तो ऊन हो गया, बाल आप देखे होंगे, नाखून आदि में पाए जाने वाला प्रोटीन, हम लोगों को जो नाखून है उसमें आपका केराटिन पाया जाता है, ठीक है, बाल नाखून वो सब में केराटिन पाया जाता है। बाकी पॉलीमर्स के बारे में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि एक जो है कह सकते हैं कि मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर मिलकर एक पॉलीमर का निर्माण करते हैं, ये आपका आई थिंक 12th क्लास का टॉपिक में देखने को पॉलीमर मिलता है, ठीक है, तो इसके बारे में अभी नहीं जानना है। निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था सीड से प्राप्त होने वाला रेशा जो कि कपास था, अब है आपका तने से प्राप्त होने वाला रेशा, ठीक है, तो लिनन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लिनन जो है आपका तना से प्राप्त किया जाता है, कौन सा, तो फ्लैक्स, फ्लैक्स पौधा के तना से जो है ये आपको प्राप्त किया जाता है, ठीक है, और फ्लैक्स आपको क्लास 6 में पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं, किस रेशे में ताप और उबलने को सहन करने की क्षमता होती है, तो ये आपका हो जाएगा कपास, ठीक है, कपास में जो है यहाँ पे एबिलिटी होता है कि वो हीट और बॉइलिंग को जो है यहाँ पे झेल सके, संभल सके, ठीक है। अगला सवाल है आपका एसर्शन और रीजन का सवाल है। एसर्शन दे रखा है सूती और ऊन जैसे कपड़े प्राकृतिक रेशों से बने होते हैं, बिल्कुल सही बात है। कॉटन और वूल जो है आपका नेचुरल फाइबर है। इसके पीछे रीजन दे रखा है कि प्राकृतिक रेशे विशेष रूप से पादपों और जंतु स्रोतों से बने हैं, तो ये बात भी सही है लेकिन टोटली सही नहीं हो सकता, यानी कि हम कह सकते हैं इसको 95% सही मान लीजिए इसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद क्या है कि एक एग्जाम्पल है आपका एस्बेस्टस, ठीक है, एस्बेस्टस हम लिख देते हैं यहाँ पे एस्बेस्टस, ठीक है, ये एक तरह से क्या है, खनिज है, मिनरल है, और ये जमीन के अंदर पाया जाता है।
प्राकृतिक रूप से अवेलेबल है, जमीन के अंदर पाया जाता है, खनिज है, लेकिन ये ना तो प्लांट से मिला है और ना तो एनिमल से मिला है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है वो ऑप्शन जो रीजन है, कारण जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। तो यहाँ पे एक अपवाद हो जाता है। इसके अलावा और भी कुछ खनिज है जो रेशे के अंतर्गत देखने को आपको मिलते हैं। हाथ से सूत काटने के लिए पारंपरिक रूप से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप इसको जानते ही होंगे कि चरखा का उपयोग किया जाता है। महात्मा गांधी जी भी चरखा का उपयोग करते थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का उनके सही विवरण से मिलान कीजिए। तो एक तरह से मैच टाइप का क्वेश्चन है, मैच दीज करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, स्पिनिंग है, ए बी सी डी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और नीचे जो है वो इनसे इनका जो है मिलान करना है। तो कटाई हो गया, जिसको कताई के नाम से भी जानते हैं, स्पिनिंग। तो यहाँ पे देखिए, धागों के दो समुच्चय को जोड़ना, ये जोड़ने वाला जो काम है। रेशों से धागे बनाना, बीजों से रेशों को अलग करना, धागे का कपड़े में पासन। ठीक है, लूपिंग यार्न इनटू फैब्रिक। तो इसको यहाँ पे मिलाना है। तो अगर आप स्पिनिंग का देखेंगे तो कताई, तो रेशों से धागा बनाना, ये आपका जो है ए का हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर बी का देखा जाए, ओटाई यानी कि गिनिंग के नाम से जिसको जानेंगे, या फिर कहीं कहीं आप जिनिंग के नाम से भी इसको जान सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं गिनिंग आप देख सकते हैं, जिनिंग देख सकते हैं, तो बात वही है। ओटाई याद रखिएगा हिंदी में। तो इसको अगर देखा जाए तो ये एक तरह से क्या होता है कि कपास के बीजों से रेशों को अलग करना। ठीक है, कपास के बीजों से रेशों को अलग करना को हम लोग गिनिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बी का जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, सी का देखा जाए विविंग, तो विविंग मतलब बुनना है ना। तो दो सेट के धागों को परस्पर जोड़कर कपड़ा तैयार करना, उसी को विविंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है सी का 1 हो जाएगा। और जो बच गया आपका डी का बुनाई, तो बुनाई आपका हो जाएगा 4, धागे का कपड़े में पासन करना, पाशन करना। ठीक है, आपका यहाँ पे 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। धागों को लूप में जोड़कर कपड़ा बनाना, उसी को हम लोग यहाँ पे निटिंग के नाम से जो वो जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है आपका यहाँ पे वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कपास के रेशों को इसके बीजों से अलग करना कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया कि कपास के बीजों से रेशों को अलग करने का जो प्रोसेस है उसी को ओटाई के नाम से जानते हैं, गिनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी बुनाई बता दिए, दो सेट के धागों को परस्पर जोड़कर कपड़ा बनाना। ठीक है, और कताई रेशों को मरोड़कर धागा बनाना। गुथाई यानी कि निटिंग हो गया, धागों को लूप में जोड़कर कपड़ा बनाना। तो ये जो 4 जो टर्म है इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। गिनिंग, वेविंग, स्पिनिंग एंड निटिंग, यहां से एग्जाम में सवाल आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है, सूती धागा जलता है और जलते हुए कागज जैसे गंध देता है। तो सही बात है, सूती जो कपड़ा है वो जलेगा। ठीक है, और कागज जैसे गंध भी देता है। रेशम का धागा लो से सिकुड़ जाता है, जल जाता है, पिघलता नहीं है तथा इसमें जले हुए मांस की गंध आती है। तो ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों कथन जो है आपका यहाँ पे सही है। सूती धागा क्या होता है, सेलुलोज से बना होता है, जो जलने पर जलते हुए कागज जैसे गंध देता है और राख भी छोड़ता है। रेशम का धागा जो है आपका ये प्रोटीन से बना होता है। रेशम का धागा प्रोटीन से बना होता है, मैंने आपको बताया था। जो गर्मी में सिकुड़ता है, जलता है लेकिन पिघलता नहीं है और जलने पर जले हुए मांस जैसे गंध देता है, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं धागे से कपड़ा बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रियाएं धागों से कपड़ा बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, निटिंग हो गया, बिल्कुल सही बात है। स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक तरह से सेट ऑफ प्रोसेस पूछा है, क्रम में आपको यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्पिनिंग होता है, रेशों से धागा बनाना, दो सेट के धागों को परस्पर जोड़कर कपड़ा बनाना, धागों के लूप में जोड़कर कपड़ा बनाना। तो ये आपका था। ठीक है, स्पिनिंग, वीविंग एंड निटिंग। अब देखिए ओटाई वाला तो आप ऐसे भी काट सकते थे, क्योंकि ओटाई का मतलब क्या होता है कि ओटाई यानी कि गिनिंग का उपयोग कपास के रेशों को बीज से अलग करने के लिए होता है, ना कि धागों से कपड़ा बनाने के लिए। यहां से क्या बोला है, धागों से कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस था वो तो सबसे पहले होता है ओटाई। गिनिंग जो है वो बीज से अलग करना, रेशों को बीज से अलग करना वो था, कपास के रेशों को बीज से अलग करना। तो ओटाई यहाँ पे भी था, ओटाई यहाँ पे भी था, ओटाई यहाँ पे भी था, तो ऐसे ही गलत हो जाता 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, प्राकृतिक रेशों के समुच्चय की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ नेचुरल फाइबर। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर कौन सा है? देखिए नायलॉन, एक्रिलिक, ये सब तो आपका सिंथेटिक है। रेयन भी आपका सिंथेटिक है, पॉलीथीन भी सिंथेटिक है, कॉटन, सिल्क, ऊल, ये आपका यहाँ पे नेचुरल है। ठीक है, अगला सवाल है आपका, मानव निर्मित फाइबर का नाम बताइए जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। तो रेयन। ठीक है, रेयन ये आपका मानव निर्मित है, लेकिन इसमें जो है प्राकृतिक रेशा का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रेशे से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है? लिनन, कपास, रेयन और जूट। तो रेयन आपका सिंथेटिक आ जाता है, तो ये आपका नहीं है। बाकी लिनन हो गया, कपास, जूट, ये आपका नेचुरल है। आज के क्लास का अंतिम सवाल है ये आपका, कपास और ऊन जैसे कुछ कपड़ों के रेशे पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कारण है कपास और ऊन जैसे प्राकृतिक रेशे जैव निम्नीकरणीय होते हैं, यानी कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बाकी फिर भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, कि समय के साथ जो है प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं, यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं, स्वतः डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। तो वही बताना है कि नेचुरल जो फाइबर है कॉटन वूल, वो स्वतः जो है वो इस मिट्टी में मिल जाता है कह सकते हैं, या फिर विघटित हो जाता है। तो ये आपको बताना है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी देखेंगे। सारा जितना भी चैप्टर है आपका 1 बाय 1 उसके क्लासेस आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू जितना भी बताएं सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ।